हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सांभवी फिजिक्स के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा। देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो इस क्वेश्चन को हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन का। और ये जेई लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन रह चुका है अपने टाइम का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अब, और देखते हैं कि इसके बाद कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड है। अभी तक जो हमने देखा, देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्या होता है कि जब दो चार्ज होता है, एक हमारे Q1 है और इसके बगल में क्या है, एक Q2 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा हो, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे वो रिपल्सन का हो, उसको हम किससे निकाल लेते हैं, उसको फाइंड कर लेते हैं हम कूलम्ब लॉ से। तो इसके लिए हम कूलम्ब लॉ का यूज कर लेते हैं, नो डाउट। कूलम्ब लॉ वैलिड होता है यहाँ पे। लेकिन मान लेते हैं कि जैसे ये दो, एक चार्ज है, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है। अगर तीन चार्ज एक तरीके से, एक जैसे, ठीक है ना, सिमेट्री लाइन में बने हुए हैं, ठीक है, और अगर ये कुछ कुछ डिस्टेंस पे, जैसे ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, कुछ भी है, ठीक है, तो इसका, जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, तो आपने देखा, ठीक है ना, कि Q1 Q2 को हम कूलम्ब लॉ में लगा लेंगे। यहाँ पे लगाने के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Q2 Q3 में जो है ना कूलम्ब फ्लो लग जाएगा, और Q1 Q3 में कूलम्ब फ्लो लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन से लाइन में है, ठीक है ना, एक लाइन के अलाउन आते हैं। तो इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें लग गया, तो हमें 3 बार कूलम्ब फ्लो को लगाना पड़ेगा। 3 बार कूलम्ब फ्लो को लगाना पड़ेगा। तो भाई, कूलम्ब फ्लो को अगर 3 बार लगाना पड़ेगा तो उसको ऐड भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सब आप जो निकाल रहे हो वो क्या है, वो है फोर्स। अब फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको वेक्टर के लॉ से, वेक्टर का लॉ यूज करके क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जनरली हम यही देख रहे हैं इसमें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब यही होता है कि अगर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो उन तीनों फोर्स को, चारों फोर्स को, पांचों फोर्स को, जितने भी हैं, एन नंबर ऑफ फोर्स हैं, ठीक है ना, उन सबको हम कैसे ऐड कर सकते हैं उसके बारे में डेरिवेशन है। तो पहले हम डेरिवेशन देखेंगे, देन उसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, इट स्टेट्स दैट when a number of charge are interacting, ये state that है, ठीक है ना, interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the force exerted on it due to all the other charges। मतलब ये क्या होगा, ये कह रहा है कि देखना कि उसका वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। दो चार्ज की वजह में, जैसे Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स है, वो Q3 के प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होता है। अगर किन्हीं दो चार्जों के बीच में फोर्स है, जैसे देखिए, अगर यहाँ पे Q1 है और इससे थोड़ी दूरी पे Q2 है, और इससे थोड़ी दूरी पे Q3 है, ठीक है, तो Q1 Q2 का जो फोर्स है ना, वो Q3 के प्रेजेंट से अफेक्ट नहीं होता है। Q3 है कि नहीं है वो Q1 को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर है भी, ठीक है ना, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे ह्यूमन की तरह नहीं होते, ठीक है, उसको देख के ये जलेंगे या फिर जलेगी, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन का। डेरिवेशन में क्या है, ठीक है ना, कि जैसे ये ओ ओरिजिन पॉइंट है, ओ ओरिजिन से एक पहला चार्ज है अपना Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और तीसरा चार्ज है Q3। तो पहले वाले का जो डिस्टेंस वो कितना है, R1, दूसरे वाले का R2 और तीसरे वाले का R3, ठीक है। अब देखिए, Q1 पे Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स, तो मैंने आपको कूलम्ब वेक्टर लॉ में बताया था, F12 मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है, तो इसको मैंने नाम दिया F12। फिर 13, F13 का मतलब क्या, F13 का मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, और इन दोनों का रिजल्टेंट, देखिए ये एक फोर्स है, एक ये फोर्स है, और ये जो फोर्स है, ये फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट है। क्या आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से
ठीक है, समझाने का था डायग्राम, तो मुझे लग रहा है कि शायद डायग्राम क्लियर हो गया होगा। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये R12, ये R13, ठीक है, और ये ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। तो F12 में हमने कूलम्ब्स लॉ लगाया। कूलम्ब्स लॉ क्या कहते हैं, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर और R कैप। तो R स्क्वायर कितना 1 2 और R कैप 1 2। ये कितना है, ये इसके लिए, ठीक है। F13 के लिए, ये इसके लिए कैसे देखिए, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कौन सा Q1 Q3, और डिस्टेंस कितना था R स्क्वायर 1 3 R कैप 1 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो फोर्स थे, तो इसलिए हम दो फोर्स को ऐड कर रहे हैं। अगर अगर कभी किसी क्वेश्चन में तीन फोर्स आ जाए, चार फोर्स आ जाए, एन फोर्स आ जाए, तो हम सबको वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देंगे। और ये सब द टोटल फोर्स F1 ऑन Q1 ड्यू टू टू चार्ज Q2 एंड Q3 इज, ठीक है ना। तो F1 कितना, F1 को यहाँ पे मैंने बोला था F रिजल्टेंट, और उसने मान लिया F1, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है ना। तो F1 जो रिजल्टेंट है वो किसका है, F12 का और F13 का। 1 2 कितना, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर 1 2, और 1 3 कितना, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R स्क्वायर 1 3 R कैप 1 3। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके क्या कहता है कि उसके बारे में देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि Q1 Q2 Q3 of the force Q1 due to Q2 is the same is given as the Coulomb's law, that is the unaffected by the presence of other charges, ठीक है, जो कि ऊपर लिखा हुआ भी है। Q3 Q4 Q1 the total force F1 on the charge Q1 due to all charges is then given by the vector sum of F12 1 3 1 n, ठीक है। तो सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो F1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, F12 1 3, 1 2 1 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सब जितने भी फोर्सेस है, जितने भी चार्जेस हैं, वो सब वन पे ही लगा रहे हैं। जैसे ये 1 2 की वजह से वन पे लगने वाला फोर्स, 3 की वजह से वन पे लगने वाला फोर्स, अगर मैं यहाँ पे n लिख लूँ तो n की वजह से वन पे लगने वाला फोर्स। तो F1 इक्वल टू में कितना, 1 2 1 3 डैश डैश 1 n। अब इन सब में 1/4 पे एप्सिलॉन कॉमन है, तो 1/4 पे एप्सिलॉन कॉमन ले लिया। और अंदर क्या टर्म्स है, तो पहले वाले के लिए 1 2 के लिए कितना, Q1 Q2 और R स्क्वायर 1 2 R कैप। दूसरे वाले कितना कितना, Q1 Q3 R स्क्वायर 1 3 R 1 3 कैप। तीसरे वाले सबसे लास्ट वाले के लिए कितना, Q1 Q1 R स्क्वायर 1 n कैप R कैप 1 n। सबको जब सब ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला बना QI अपॉन में। इससे देखिए, तो आप जो है ना, Q1 सब में कॉमन है, तो Q1 कॉमन निकाल लिया, Q1 अपन में 4 पे एप्सिलॉन नॉट समेशन 1 से लेके 2 से लेके n तक, क्योंकि 1 पे तो लग ही रहा है, तो 2 से लेके n तक का ऐड करना है। तो समेशन I इक्वल टू 2 से लेके n QI अपॉन में R स्क्वायर 1I R कैप 1I। समझ में आ गया होगा, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलो, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्लियर हुआ। और भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब आप इसको एक क्वेश्चन की तरफ से हेल्प से समझेंगे, तो और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या बोला गया, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू, मतलब क्यू पे, ठीक है ना, जो पॉइंट सी पे चार्ज है, पॉइंट सी पे ये जो चार्ज है क्यू, इस पे कितना नेट फोर्स लग रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं पहले इस फोर्स को नाम देता हूँ, ठीक है ना, F C B, क्योंकि फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, और इस फोर्स को नाम देता हूँ फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। क्या इतना ठीक है, क्लियर है। एफ सी बी कितना होगा ये बताइए, ठीक है ना। तो के ही लिखता हूँ मैं, के Q1 Q2 नहीं, हाँ ठीक है ना, Q1 और Q2 तो दोनों तो सेम ही है ना। Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर फॉर्मूला होता है, और Q1 Q2 तो दोनों सेम ही है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि क्यू स्क्वायर और डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। अब एफ सी के लिए भी वही चीज़ है, दोनों का चार्ज सेम है, सी पे भी चार्ज क्यू है और ए पे भी चार्ज क्यू है, तो यही फार्मूला कूलम्ब्स लॉ का लगाएंगे। तो एफ सी ए इक्वल टू में कितना, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, जो डिस्टेंस है उसका एक्स स्क्वायर लिखेंगे। क्या इतना ठीक है, चलिए। अब मुझे पता है, ठीक है ना, कि ये जो साइड्स है वो साइड्स क्या है, इक्वल है, 60 डिग्री है, और ये भी कितना है, 60 डिग्री। तो अगर हम मुझे इसका रिजल्टेंट फाइंड करना होगा, तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से एक एफ आर निकालेंगे, ठीक है ना, जिसको फोर्स ऑफ रिजल्टेंट बोलेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर एंगल दो फैक्टर के बीच में एंगल अगर 60 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू में 60 डिग्री, और ये कितना है,
ये आपका ए है और ये भी कितना है आपका ए है। तो रिजल्टेंट के लिए आप क्या करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर के लिए ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2a cos 60 डिग्री करते हैं रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2a² प्लस में 2a² cos 60 कितना होता है, तो cos 60 होता है आपका 1/2। 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3a² अंडर रूट। तो ये कितना आ जाएगा, √3a। तो ये जो रिजल्टेंट आया वो √3 है, मतलब अगर सेम वेक्टर है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों सेम था, तो जो रिजल्टेंट आया वो कितना है, √3 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कितना, k³ / x², और ये कितना, k³ / x²। तो क्या दोनों सेम है, और एंगल कितना है इनके बीच का, 60 डिग्री है। तो क्या मैं ये सीधे √3a लिख दूं, और a की वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा मुझे, k³ / x²। तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट होगा FCB प्लस में FCA इक्वल टू में कितना, सीधे मैं लिख देना चाहता हूँ √3, और √3 तो लिख दिया, और ए के बदले में क्या लिखना है, तो ए के बदले मुझे लिखना है ये, क्योंकि ये फोर्थ सेम है, इसका भी और इसका भी फोर्थ सेम है, जैसे यहाँ पे वेक्टर सेम था, ठीक है। तो देखिए वेक्टर सेम था, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, k³ / x², दिख रहा होगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, 1 मिनट में और एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, है पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट ये है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का जो साइड है वो क्या है, साइड एक्स है, और 3 पॉइंट है ए बी सी, तीनों पॉइंट पे चार्ज है क्यू क्यू क्यू, सेम चार्ज प्लेस्ड है। और किसी पॉइंट सी पे आपको बोला गया, ठीक है ना, कि फाइंड रिजल्टेंट फाइंड कीजिए, रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक है। तो एफ सी बी इक्वल टू में कितना, तो एफ सी बी को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये कितना, तो ये तो फॉर्मूला ही है, ये तो कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला है कि Q1 Q2/r²। अब यहाँ पे देखिए आप, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो चार्ज है Q1 कितना है, ठीक है, ये Q1 कितना है, तो Q1 है आपका Q, Q1 कितना है Q, और Q2 भी कितना है Q, और डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस देखिए x। तो Q1 Q2 अगर दोनों सेम है तो k² / x²। यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। अब देखिए दूसरे तरफ इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एफ सी ए कितना, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तो एफ सी ए कितना हो जाएगा, Q1 Q2, यहाँ पे भी ये सेम, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों सेम है, तो k² डिवाइड बाई कितना, x² हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब दोनों फोर्स इक्वल है, ये दोनों फोर्स इक्वल है और इनके बीच में 60 डिग्री एंगल बनेगा, तो हम इसको वेक्टर लॉ से ऐड करेंगे। तो वेक्टर लॉ को ऐड करने का तरीका मैंने यहाँ पे बताया, देखिए जब दो फोर्स सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, और दोनों के बीच में एंगल कितना बने, 60 डिग्री बने, ठीक है। तो हम उसको कैसे ऐड करते हैं, आर इक्वल टू में a² प्लस में 2a cos 60 डिग्री, ठीक है। तो 2a² और cos 60 कितना, 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, √3a², और a² फिर रूट का कैंसिल होगा, तो कितना बनेगा, √3a बचेगा। और a क्या है, a है ये दोनों फोर्स। अभी हमने किसको ऐड किया, इसको और इसको, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, a की जगह पे √3 तो लिख दिया, यहाँ पे देखिए √3 तो लिख लिया, और a की जगह पे क्या लिखना है, k² / x²। तो ये सबसे इजी वे था, सबसे सिंपल वे था, ठीक है ना, जिससे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। बाकी अगर आप मेथड से जाना चाहें, ठीक है ना, तो मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले हमने इसको जैसे फोर्स निकाल लिया, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एफ रिजल्टेंट इक्वल टू में कितना, k² / प्लस में k² में कितना, x²। फिर अंडर रूट डालेंगे, ठीक है ना, अंडर रूट डाल के, ठीक है ना, 2k² / प्लस cos 60 डिग्री अंडर रूट डालेंगे। ये सब कुछ करने के बाद आपको इतना ही आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, वो चेंज कर दी, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है। उस बार सारे पॉजिटिव चार्ज थे, इस बार एक निगेटिव चार्ज ले लिया गया, ठीक है। ये चार्ज क्या है, निगेटिव है। तो देखिए इसको मैं नाम देता हूँ एफ सी बी, ठीक है। एफ सी बी कितना होगा बताओ, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो रिपल्सन ही होगा। तो कितना, k² में कितना, x²। तो समझ में आ चुका होगा ना, कूलम्ब लॉ यूज हुआ है, ठीक है ना। अब तो उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या लगा,
के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, क्यू वन कितना है क्यू, क्यू टू भी कितना है क्यू, और आर कितना है एक्स। तो ओके ठीक है। अब देखिए, अब इधर देखिए, ये जो फोर्स है वो कितना, तो इधर रिपल्सन होगा, ठीक है, सॉरी इधर रिपल्सन था, और इधर क्या है अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो वो दूर नहीं फेंकेगा, पास बुलाएगा। तो इस फोर्स को मैं नाम देता हूँ सी ए, एफ सी ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। इसको भी कितना लिखना है हमें, इसको भी लिखना है के क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्शन को तो कोई लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डायरेक्शन इसमें दिखाई दिया, ठीक है ना, कि वो उधर जा रहा है। अब देखिए इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिजल्टेंट, इसका एंगल देखना पड़ेगा। तो ये कितना है, ये 60 डिग्री है, क्योंकि सारे साइड इक्वल है। तो ये कितना होगा, ये 120 डिग्री होगा, और रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इधर से ही पास होगा, कहीं पे भी पास हो, ठीक है। तो मैं पहले ये देखता हूँ कि अगर थीटा इज इक्वल टू में 120 डिग्री है और एंगल 120 डिग्री हो जाता है, ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक है, जैसे ये ए है और ये भी कितना है ए, तो एफ आर इज इक्वल टू में कितना, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री का जो आंसर होगा आपका, ठीक है। तो ये जो आपका है, ठीक है, ये टोटल का टोटल कितना हो जाता है, ठीक है, -1, ठीक है। तो 2a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस में 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचाएगा, 2a स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए। ए कहने का मतलब क्या, जो रिजल्टेंट है वही। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा आपका, इसका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू में, ये हो गया आपको के क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर, यही रिजल्टेंट। गर्मी बहुत है, समझ पा रहे होंगे, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए एक ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, फाइंड नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू, ये माइनस क्यू जो है ना, इस पे नेट फोर्स फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, हाँ सबसे पहले ये माइनस है और ये प्लस क्यू है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कितने से अट्रैक्ट करेगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, तो के क्यू वन कितना, तो डायरेक्शन माइनस नहीं देना है, ठीक है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसका डायरेक्शन दिखा दिया, डिवाइड बाई कितना 4x का स्क्वायर, तो 16 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 16 x स्क्वायर, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये भी उसको अट्रैक्ट ही करेगा, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये कैसे होगा, देखिए, के 9q और q डिवाइडेड बाई 3x का स्क्वायर, तो 9 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 9 एक्स स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल, तो कितना के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास ये भी आ चुका है और आपके पास ये भी आ गया। इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो आपने पिछले को वाले क्वेश्चन में देखा। चलो फिर से सॉल्व कर ही लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर कॉस 90 डिग्री, एफ आर अंडर रूट, दो वेक्टर, दो वेक्टर ऐसे, एक ये ए और एक ये ए, ठीक है, और इनके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री का है। तो उसके रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो 2a स्क्वायर कॉस 90 है, ये तो पूरा ना कॉस 90 कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो बच कितना गया 2a स्क्वायर अंडर रूट, तो कितना √2a, ठीक है। तो क्या मैं इसका आंसर ए की ए को हटा के और ये लगा सकता हूँ, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एफ आर इक्वल टू में इसका और इसका रिजल्टेंट। तो इसको नाम ही नेमिंग क्या किया गया था,
नेमिंग कुछ किया नहीं गया था। ए बी सी, देखो ये जेई मेंस सबके क्वेश्चन है, ये जो पिछले वाले आपने पढ़े हैं ना, ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है, ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना मेन क्वेश्चन को ना मतलब आपको उतना प्रॉपर वे में लिख के नहीं करा रहा, ठीक है। मतलब वैसे ऐसे लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एफ आर इक्वल टू में इसको मैं नाम दे देता हूँ पहले क्या, एफ फोर्स बी सी प्लस में एफ फोर्स ए बी, और दोनों कितना, दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, वो रिजल्टेंट आ जाएगा आपका √2, और ए कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना, एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। -Q1 पे, यहाँ पे Q2 और -Q3 की वजह से लगने वाला फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। सॉरी फोर्स नहीं, एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसकी वजह से लगने वाला फोर्स, तो नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग करने के लिए क्या करें बताओ, इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको ओ नाम देता हूँ, और इसको बी नाम देता हूँ, दे सकते हैं। इधर की तरफ जो फोर्स लगा, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है, तो क्या क्या लगेगा, रिपल्सर। इसको मैं नाम नेमिंग करता हूँ एफ ओ ए, ठीक है। और ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या लगेगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, इसको मैं नेमिंग करता हूँ एफ ओ बी। एफ ओ ए कितना होगा, तो देखिए के Q1 Q3 डिवाइड बाई कितना, ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा एफ ओ बी। एफ ओ बी आपका हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाय बी स्क्वायर, ठीक है। ये एंगल यहाँ पे है, ठीक है ना, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ये, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाने से, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या फाइंड करना है हमें, एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। तो एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको एक्स और वाई के डायरेक्शन में बांटेंगे, ठीक है, कि एक्स और वाई का डायरेक्शन होता कैसे है, ठीक है, इसके बारे में बातेंगे। तो देखिए ये जो आपका होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं इसका क्या निकालना चाहता हूँ, एफ ऑफ माइनस क्यू, एफ ऑफ माइनस क्यू का एक्स डायरेक्शन में निकालना चाहता हूँ, ठीक है। एक्स डायरेक्शन, एक्स कंपोनेंट निकालना चाहता हूँ। तो एक्स कंपोनेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर वाले कितने, तो देखिए जितना जिधर जिधर एंगल बनता है उधर क्या होता है कॉस, और जिधर एंगल नहीं बनता उधर क्या होता है साइन। तो ये के Q1 Q2, के Q1 Q3 अपॉन में ए स्क्वायर कॉस थीटा, ये उसका कंपोनेंट हो गया। इसका कंपोनेंट क्या होगा, के Q1 Q3 अपॉन में ए स्क्वायर साइन थीटा, ये इसका कंपोनेंट हुआ, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट में कौन कौन से आ गए, ये और ये दोनों, तो के Q1 Q3 अपॉन में कितना, बी स्क्वायर, और प्लस में के Q1 Q3, नहीं नहीं नहीं, ये Q1 Q2 होगा यहाँ पे, Q1 Q2, एक सेकेंड। देखिए पहले हमें इसको लिखना है, तो एक्स कंपोनेंट में क्योंकि एक्स डायरेक्शन वाले सभी लिखने हैं ना, तो एक्स डायरेक्शन वाले अगर सभी लिखने हैं तो पहले मुझे इसको लिखना पड़ेगा, तो क्या, के Q1 Q2 अपॉन में कितना, बी स्क्वायर, और प्लस में के Q1 Q3 अपॉन में ए स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब फोर्स ऑन -Q वाई डायरेक्शन, हालांकि इसमें एक्स डायरेक्शन ही पूछा गया था,
एक्स ही पूछा गया था, लेकिन हम वाई डायरेक्शन भी फाइंड करते हैं। तो वाई डायरेक्शन में क्या है, ये वाला के Q1 Q3 अपॉन में ए स्क्वायर कॉस थीटा, इसके अलावा और कोई नहीं है तो लिख देंगे जीरो। ठीक है, हाँ क्लियर हुआ ये? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जेई और नीट दोनों में रिपीटेड है, जेई और नीट दोनों में रिपीटेड है। क्या बोला गया, इफ नेट फोर्स इज जीरो देन फाइंड क्यू बाई क्यू। नेट फोर्स इसमें जीरो है, तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना, कि किसी भी एक पॉइंट पे ना सभी की वजह से लगने वाला फोर्स फाइंड कर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको नेमिंग करता हूँ ए, एक पेन चेंज कर, तो ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा इस पे, सबसे लगेगा ये एफ, कितना, सी बी। फिर क्या लगेगा, एफ सी डी। ठीक है, फिर क्या लगेगा, एफ सी ए। ठीक है, एफ सी ए। क्लियर है? इतना मुझे लग रहा है, इतने में तो कोई डाउट होगा ही। ठीक है, अब चलिए सी डी को मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, के क्यू क्यू डिवाइड बाई कितना, एक्स साइड है तो एक्स का स्क्वायर। सी बी को मैं भी वैसे ही लिखना चाहता हूँ, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और डिवाइड बाई कितना, एक्स का स्क्वायर। और इसको देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना, तो √2x। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय √2x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका के, दिख रहा है क्या, एक सेकेंड, यहाँ तक तो दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं लिखता हूँ के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, 2x स्क्वायर। दिख रहा है ना? चलिए यहाँ तक तो आ गया। अब देखिए मेरे हिसाब से ये बात है, ठीक है, कि अगर हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है, जो कि जीरो दे रखा है, रिजल्टेंट ये तो मतलब इधर का काम हो गया। अब हम इसका रिजल्टेंट देखते हैं, जो कि फाइंड नेट फोर्स कितना है, वो जीरो दे रखा है, नेट फोर्स कितना, जीरो। तो रिजल्टेंट जो है, वो रिजल्टेंट इसका जीरो दे रखा है, तो पहले रिजल्टेंट हम देख तो लें। तो रिजल्टेंट के लिए क्या, एफ सी डी प्लस में एफ सी बी प्लस में एफ सी ए इजिकल टू में जीरो। ये कितना, के क्यू डिवाइड बाई कितना, एक्स स्क्वायर। ये कितना, के क्यू डिवाइड बाई कितना, एक्स स्क्वायर। और ये कितना, के क्यू स्क्वायर अपर में कितना, 2x स्क्वायर इक्वल टू में कितना, जीरो। जब इन दोनों को आप देख रहे हैं तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं इन दोनों को हटा के √2 के क्यू क्यू डिवाइड बाई कितना, एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि आपने देखा है ना इससे पहले 90 डिग्री वाले केस में √2 लिख के अपने काम कर लेते हैं। तो इन दोनों, ये दोनों इक्वल है तो 90 डिग्री लिख के काम कर लिया। अब ये कितना, तो माइनस में के क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना, 2x स्क्वायर। के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा, √2 क्यू इजिकल टू में कितना, माइनस में क्यू बाय 2। इतना ठीक है? तो देखिए √2 क्यू इजिकल टू माइनस में क्यू बाय 2, और हमें क्या फाइंड करना है, क्यू बाय क्यू। तो इसको अपॉन में लेके जाएंगे, हाँ हाँ, जाएगा ना, ठीक है, नहीं इसके नीचे वन लिख सकते हैं ना। तो कितना आ जाएगा, √2 इक्वल टू माइनस में क्यू अपॉन में टू को भी उधर लेके जाओ। तो 2√2 इक्वल टू में कितना, माइनस में क्यू अपॉन में क्यू, माइनस को भी उधर लेके जाओ। तो क्यू बाई क्यू इक्वल टू में कितना, माइनस में 2√2। समझ में आ गया होगा? ये सब क्वेश्चन जो है ना,
रिपीट करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए, ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया? 30-40 मिनट क्रॉस नहीं होना चाहिए भाई, नहीं तो बच्चे बोर हो जाते हैं, ठीक है ना? 3-4 को 5 क्वेश्चन के अलावा जो है ना, फिर बच्चे जो है ना, उनको लगता है कि यार ये मास्टर तो पागल है, ठीक है, पढ़ाता ही रह जाता है। हंसी मजाक की तो बात छोड़ो, आता नहीं ना। ऑफलाइन सेंटर में काम किए हुए हैं ना, तो वो सब चीज़ें जो है ना, वैसे भी दिमाग में नहीं आती, पढ़ाने का मतलब है। चलो, तो टू फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यहाँ तक अपना क्लियर हो गया। अब हम इक्विलिब्रियम, नया मतलब कुछ नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए बच्चों, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि संभावित फिजिक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, कि फिजिक्स में अच्छे तरीके से बोर्ड लेवल के साथ साथ जेई नीट एडवांस लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट कर शेयर कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना? जो भी आपकी तरफ से अच्छा लगे, ना लगे तो आपकी मर्जी, ठीक है? चलिए, जय श्री राम। ये हो गया।